इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ऑडिटर वाला चैप्टर हम लोगों ने भी लास्ट पढ़ा था, उसमें कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न। अभी ये जो चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही मार्क्स कंसिडरिंग है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको पढ़ते टाइम, और आपको बहुत ईजी जाएगा ये चैप्टर। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत फेमिलियर होने वाली है। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, है ना, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। कौन फाइल करता है, उसको कौन बनाता है, कहाँ रखा जाता है, कैसे इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिलेवेंट बुक्स, एफएस, रीओपनिंग, रिकास्टिंग, वॉलेंट्री रिविजन ऑफ अकाउंट्स, नाफरा के हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, पावर ऑफ सीजी पढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स, बोर्ड रिपोर्ट्स, बहुत ही सीएसआर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न, है ना, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स ऑफ मेंबर्स इन फाइलिंग ऑफ एफएस एंड इंटरनल ऑडिट। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है, इस चैप्टर को। देखिए, देर इज़ अ नीड फॉर डिस्क्लोजिंग द एनुअल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर। पैसा कौन लगाता है कंपनी में? सर डेफिनेटली द शेयर होल्डर्स, यही होते हैं कंपनी के रिस्क होल्डर्स। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम अपनी कंपनी की वर्किंग और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो इसके लिए हमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम उनके सामने रखते हैं जीएम में, जनरल मीटिंग। हर कंपनी को हर साल रखना ही होता है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी अंडर सेक्शन 128, सेक्शंस पे बहुत फोकस करना। 128 टू बी केप्ट बाय कंपनी, देखो क्या लिखा उसमें, कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड एफएस, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ रखते हैं नॉर्मली कंपनी इन चीज़ों को संभाल के? कहाँ रखेगी, सोचो आप। सो डेफिनेटली नॉर्मली कंपनी अपने आरओ में रखेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में। और अगर कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है, आप एनी अदर प्लेस में भी रख सकते हो। अगर बीओडी को लगता है कि हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना, सोफिस्टिकेटेड वे में, ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। और जैसे ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप प्लेस्ड करते हैं जनरल मीटिंग में, जिस साल वो बन के तैयार हैं, उस साल से लेके 8 साल तक आप उनको संभाल के रखें, है ना। 8 साल तक कम से कम प्रिजर्व करके रखना ही रखना है आपको उनको। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, इसको हम परमानेंट भी बोल सकते हैं। उनकी फाइलिंग से 8 साल तक, क्लियर है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फिर इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। सो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, देखो, हर कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और अदर रिलेवेंट बुक्स को, एफएस को हर साल प्रिपेयर करती है, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एक ट्रू व्यू, एक फेयर व्यू आपको प्रदान करता है। उसमें कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज भी आ गए, कंपनी की सब्सिडाइरीज भी आ गई, कंपनी की एसोसिएट कंपनी में आ गई, जिसमें बहुत ज़रूरी है हमको इनके बारे में भी जानना, ठीक है। और आपको एक्रूअल बेसिस पे उसको रखना है, मतलब कितना आपको रिसिप्ट मिला, कितना आपने पे किया, मतलब बिल्स। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि जब जैसे जो भी रिसिप्ट है, जो आपको बिल रिसीवेबल या बिल पेएबल है आपका, जो भी, भले आपको ये मिला नहीं है या आपने अभी तक दिया नहीं है, बन गया ना मगर बिल, तो इसको बोलते हैं अक्रूअल। जो आपको मिलने वाला है, आप जो देने वाले हैं, अक्रूअल बेसिस पे आपको लिख के रखना ही रखना है। कैश ट्रांजैक्शन अलग चीज़ होती है, लाइक वो दे चुके हैं, आपके हाथ में आ चुका है या आपने दे चुका है, तो हम वो बात नहीं कर रहे। अक्रूअल मतलब जो जिसके बिल्स रेडी है, अकाउंटिंग बोलते हैं उसका, अक्रूअल अकाउंटिंग, ठीक है। तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक उसमें लिखा भी अक्रूअल बेसिस के बारे में, रिकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंसेस जब आपने अक्रू किया, मतलब, मगर इससे डिस्टिंक्ट, जब दिया या मिला तब नहीं बोल रहा है वो, जब बिल बना, मतलब आपके पास किसी ने बिल भेजा किसी एक्सपेंस का, या आपके पास किसी इनकम का बिल आया, तो अभी पैसे नहीं आए, सिर्फ बिल आया है कि मिलने वाले पैसे, तो वही आपको रिकॉर्ड कर देना है उसको। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डुअल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड करने के, डेबिट एंड क्रेडिट, और आपको एटलीस्ट टू अकाउंटिंग सिस्टम में उनको रिकॉर्ड करना है। डबल इम्पैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, कितना आया कितना गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट। कंपनी यही तो झालमोल करती है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। और एक बात और ध्यान रखना है, आप जितनी भी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी, ये सब डेफिनेशंस को बहुत गौर से पढ़ना, क्योंकि एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके, जनरल क्लॉजेज एक्ट।
TGC है, बहुत काम आने वाली है डेफिनेशन सब लोग। चलिए आते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? ऑल सम ऑफ मनी, वो पैसा जो आपको रिसीव्ड हुआ है ना, और कंपनी ने खर्च किया, कंपनी से रिलेटेड, टू विच रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड अदर आइटम्स, जो कंपनी का 168 सेक्शन में हम लोग 148 सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कंपनी की ही ब्रांचेज या सब्सिडाइरीज या एसोसिएट से रिलेटेड है। ठीक है, उनके भी खर्चे इसमें इंक्लूड होंगे। बुक एंड पेपर, बुक और पेपर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स इन डाक्यूमेंटेशंस, वाउचर्स इन जो पैसा आपको आने वाला है इनकम के रूप में, कैश वाउचर्स आप बोल सकते हैं, जो बिल्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स है ना। मिनट्स आपको समझता है क्या होता है बेटा? मीटिंग के बाद जो आप रिकॉर्ड करके रखते हो अगली मीटिंग के लिए, मिनट की पूरी इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डीमैट फिजिकल फॉर्म में, रजिस्टर्स, मेंबर ऑफ रजिस्टर, डिबेंचर के रजिस्टर जो भी है, चाहे पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ये जो वर्ड है ना, ये वाउचर, ये हम लोग को बहुत काम आने वाला है। कैश वाउचर्स, मेमो वाउचर्स, हम लोग जब ऑडिट पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा हम लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये जानने का कि कंपनी को कितना पैसा मिला है, कितना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, प्लेस कहाँ रखी जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर नॉर्मली तो आपने अभी बता दिया कि कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 128 सबसेक्शन 1 जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाती है, या किसी और ब्रांच में भी रख सकते हो अगर BOD डिसाइड करे तो। क्लियर है ना? कंपनी शेल विद इन 7 days देयरफॉर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार नोटिस। तो जैसे ही आप उसको दूसरी जगह पे रखोगे, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अगर किसी ब्रांच में रख रहे हो, तो जैसे ही यहाँ रखोगे तो रखने के तुरंत 7 days के अंदर वो बात आप बता देना। देखो लिखा ना रजिस्ट्रार को कि भैया मैंने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखा, कहीं और रखा हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जगह का नाम क्या है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करके रख सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। रूल 3 क्या कहता है? अदर रिलेवेंट बुक्स इन जो एक्सेसिबल हो, लोगों के लिए यूजेबल हो, है ना। ऐसे नहीं कि कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड्स में रखी है कम्प्लीटली इन द फॉर्मेट, जिस और फॉर्मेट में आपने जनरेट की थी, आपको मिली थी, है ना, उसी फॉर्मेट में आपको उसको संभाल के रखना है, चेंज नहीं करने का उस फॉर्मेट को। जैसे आपको पेन ड्राइव में मिली थी तो वैसे ही रखो, आपको जो भी PPT फॉर्म में मिली थी तो वैसे ही रखो। एग्जाम्पल दे रहोगे, आपको शीट फॉर्म में मिली थी तो वैसे ही रखो, चेंज नहीं करने का। जो भी ब्रांच ऑफिस की ऑडिटिंग है, आपके पास में इंफॉर्मेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसको अल्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी अकाउंटिंग है। आपको उसी तरीके से संभाल के रखना है जिस तरीके से ब्रांच ऑफिस ने आपको भेजा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है तो इस तरीके से रखो कि लेजिबल हो, पढ़ने लायक हो, देखने लायक हो, जो आसानी से देखी जा सके। इस फॉर्मेट में उसको संभाल के रखना है आपको। बैकअप रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, पेपर्स का, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इंक्लूडिंग अ प्लेस ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया। फॉरेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं ना आपकी कंपनी की, जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं, और आपकी इच्छा होगी तो आप इंडिया में भी मेंटेन कर सकते हैं पीरियडिकल बेसिस पर। मैक्सिमम कंपनियाँ क्या करती हैं, बाहर भी मेंटेन करती हैं, उसकी एक कॉपी इंडिया में भी रखती हैं। ठीक है, ओके बच्चों। कंपनी शेल इंटीमेट, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ROC को एनुअल बेसिस पे, जब भी वो FS को फाइल करेंगे, है ना। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर, हु इज़ द सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन बताओगे ROC को। तो कौन है वो सर्विस प्रोवाइडर? जो IT सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनका क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उनकी सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन क्या है ना, जहाँ आपने मेंटेन करके रखे हो, उसका क्लाउड एड्रेस क्या होगा, किस क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने एड्रेस करके रखा है, उसको मेंटेन करके रखा है, ये आपको बताना पड़ेगा सब। ओके, नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन हमको आ सकता है। सबसेक्शन 1, अगर वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है ब्रांच ऑफिस, तो आपको सबसेक्शन 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इंडिया में या इंडिया के बाहर, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द ट्रांजेक्शन्स अफेक्टेड। अगर ब्रांच ऑफिस के कोई ट्रांजेक्शन है तो आप उसको वहीं रखो। पीरियडिकली आप उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजते रहना समय समय पर, और इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना। अगर किसी शेयर होल्डर को या किसी को भी बिजनेस आवर्स में अगर इंस्पेक्शन करना और जानना है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के जो ब्रांच ऑफिस है, यानी कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है जहाँ पर अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, कंपनी की ब्रांचेस होती है ना, मल्टी ब्रांचेस, उनकी क्या स्थिति है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कोई भी मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है बिजनेस आवर्स में। ठीक है, बिजनेस आवर्स पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, भाई 9 से 5 या 11 से 7 या 11 से 6, है ना। रात को 2 बजे तो नहीं इंस्पेक्शन कर सकते ना बिजनेस आवर्स में,
डायरेक्टर को इंस्पेक्शन करना है, सेक्शन 128 सब सेक्शन 3। ध्यान देना, एवनी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग सच इंस्पेक्शन डन बाय एनी डायरेक्टर, चाहे नॉमिनेटेड डायरेक्टर हो बाय क्रेडिटर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बाय सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर। इनमें से कोई भी जब उनकी मनमर्जी होगी बिजनेस आवर्स में कंपनी के ब्रांचेस के डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, दे ऑल्सो इंस्पेक्ट दी डॉक्यूमेंटेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी सब्सिडाइरीज एंड एसोसिएटेड। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने आप लोगों को? बराबर है ना? और ये जो अथॉरिटी है जो हम लोग दे रहे हैं कंपनी बीओडी को या डायरेक्टर्स को, ये आप रेजोल्यूशन पास करिए बोर्ड मीटिंग में और उसके बाद ये अथॉरिटी दीजिए। ठीक, क्लियर है? ये बहुत अच्छी लाइन है। द डायरेक्टर कैन टेक द इंफॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली, नॉट बाय और थ्रू हिज अटर्नी होल्डर और एजेंट रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कंपनी की कोई ऐसी ब्रांच है जो इंडिया के बाहर है, या कंपनी की कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया के बाहर है, तो ना किसी लीगल ऑफिसर, ना किसी एजेंट, ना किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पता करो, इंडिविजुअली आप खुद जाके पता कर लीजिए या खुद अपने नाम पर पता करिए तो आपको मिल जाएगी, किसी और के थ्रू नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हो सकते हैं उसके। रूल 4 सबसेक्शन 4 याद रखना, डायरेक्टर को खुद ही करना होगा आउटसाइड इंडिया, अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बाहर है आउटसाइड इंडिया मेंटेन की गई है, अगर उसको जानकारी रखनी है तो। प्रिजर्वेशन तो मैंने आपको भी बता ही दिया बच्चों, जिस दिन उसको फाइल करोगे आप किसी भी, जैसे आरओसी के पास फाइल करते हो जिस टाइम, तो उसके कम से कम आपको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, जहाँ पर भी रखो आप, और वो इंस्पेक्शन के लिए हमेशा ओपन होनी चाहिए। चाहे आपके इनकम टैक्स डॉक्यूमेंटेशन हो, आपकी कोई बुक्स ऑफ पेपर्स भी बोला ना उसने, एनी पेपर्स, एनी लीगल पेपर्स, ठीक। और अगर आपको 8 साल से ज़्यादा के लिए मेंटेन रखने के लिए कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यू हैव टू मेंटेन दैट, ये आपको याद रखना है। नॉर्मली कितना है उसकी फाइलिंग से 8 साल तक, ठीक है, क्लियर, सही है। कौन कौन से पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। KMP 128 सबसेक्शन 6, किसी एरे गैरे को तो हम ये जिम्मेदारी नहीं दे देंगे। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, या कंपनी का मैनेजर, दोनों में से कोई एक होता है। होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज इन फाइनेंस, CFO और एनी अदर ऑफिसर, जैसे कि CS हो सकता है, या कंपनी का फॉर एग्जांपल CA हो सकता है कोई कंपनी में, या कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, जो भी कंपनी को ठीक लगे, जो भी ऑथराइज ऑफिसर, कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। और अगर आप नहीं मेंटेन करते हो, पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं। सब 128 सबसेक्शन 6 जो हमने पढ़े, जिन व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, अगर आप नहीं मेंटेन करते हो, प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करके रखते हो सही तरीके से, उसको बिजनेस आवर्स में अवेलेबल नहीं कराते हो इंस्पेक्शन के लिए, कितना फ़ाइन है, अभी पीछे ही पढ़ाया मैंने आप लोगों को, 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, विद फाइन और 50,000 से लेके 5 लाख तक का फ़ाइन है आपको। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या लिखा है उसमें, XYZ लिमिटेड वॉन्ट्स टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। ये देखो सिंपल थॉट है, यू कैन प्रिपेयर अक्रूवल बेसिस पे भी रख सकते हो। अक्रूवल मतलब आपको जो मिला, कैश का मतलब क्या हुआ, मिल चुका है, दे चुके हो। अक्रूवल मतलब बिल्स, मिला नहीं है वो, अभी मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हो चुका है ना ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड कर दो उसको, ठीक है। तो कैश बेसिस को कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो तो हो गया ना, वो तो दिखेगा ही वाउचर्स के रूप में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैश बेसिस समझ रहे हैं, मतलब जब मिलेगा तब मैं रिकॉर्ड करूँगा, या जब मैं पैसे दूंगा तब मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो इसमें तो झोलमाल हो सकता है। जब वो बिल बन गया ना, या आपके पास आ गया बिल कि आपको मिलने वाला, आपको तभी बताना पड़ेगा कि ये मुझे मिलने वाला, तभी तो उसको वर्किंग एसेट्स कहते हैं ना, समझ रहे हो ना। कैश बेसिस मतलब जब मिलेगा या मैं दूंगा तब, नहीं तो गड़बड़ वाला काम है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, कैश बेसिस में नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129, ये अपन ने ऑडिटर में पढ़े, क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 सबसेक्शन 40 इंक्लूड, क्या बोलता है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी इनफ्लो आउटफ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी, इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, ये इक्विटी शेयर्स की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उस पर अगर कोई चेंज आया, बैलेंस शीट कंपनी की ने जो शो करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और कोई भी एनी एक्सप्लेनेटरी नोट जो रिलेटेड है और फार्मिंग ऑफ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना। कभी कभी हम लोग FS में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऐड करते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो हमको लोगों को बताना ज़रूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
भूलने का नहीं, फिर से रिपीट कर ले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनफ्लो आउटफ्लो, इक्विटी की वैल्यूज़, P&L, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट एंड एनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आपको एफएस का पार्ट बताता है। ठीक है, ये हो गया आपका पोर्शन एक छोटा सा एफएस के बारे में। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? एक इसमें लिखा है 129 के बारे में, इट शैल नॉट अप्लाई टू दी गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये लोग नहीं बता सकते ना अपने एफएस की जानकारी पब्लिक डोमेन में डालना बहुत मुश्किल होता है, तो क्योंकि उसको आप कॉन्फिडेंशियली रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वहाँ ये फाइल नहीं होगा। ठीक है, हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी, अपन ने देखे ओपीसी को भी बहुत सारे एग्जाम्पशन थे, आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, या स्मॉल कंपनी जो पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी है जो एलिजिबल नहीं होती है एनुअल रिटर्न्स फाइल करने के लिए, उन लोगों को कैश फ्लो बताने की ज़रूरत नहीं कि रोज़मर्रा में आपको कितना इनफ्लो और आउटफ्लो बड़ी कंपनी पे एप्लीकेबल है। आपको हर साल प्रिपेयर करना है उसको, है ना? ओके, इस पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 भूलना मत। देखो शेड्यूल वर्ड जब आता है ना बच्चों, एक जहन में अपने बात रखो, शेड्यूल मतलब सिंपल है, शेड्यूल में वो चीज़ें लिखी होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, जो फिगर्स के फॉर्म में होती हैं। मैंने आपको मेमोरेंडम पढ़ाया था, टेबल ABCD शेड्यूल 1 2, मतलब कुछ चीज़ें ऑलरेडी फैक्ट और फिगर्स के फॉर्म में लिखी हुई हैं, उसको हमको बस फॉलो करना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए 2 सबसेक्शन 41, अच्छे से पढ़ना डेफिनेशन, जो जनरल प्रोसेस एक्ट में आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का जो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, ये तो आप लोगों को पता ही पता है। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल मार्च वाला हम लोग देखते हैं, जब हर बॉडी कॉर्पोरेट को या कंपनी को अपने एफएस को या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, खासतौर से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना पड़ता है रिक्वायर्ड अथॉरिटी के पास में। ठीक है, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो आपके खुद के हों या बॉडी कॉर्पोरेट के हों या आपकी होल्डिंग कंपनी के हों या आपकी सब्सिडरी कंपनी के हों या आपकी एसोसिएट कंपनी के हो, या कोई होल्डिंग कंपनी हो उसकी कोई सब्सिडरी हो या उसकी कोई एसोसिएट हो, तीनों का मिला के आप एफएस बना सकते हो। उसको आप CFS कहते हो, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? ये भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? The company or a body corporate existing on the commencement of this act within a period of 2 years from such commencement, आपको अपने एफएस फाइनेंशियल ईयर में एज पर द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज, है ना, फाइनेंशियल ईयर ऐड करना ही होगा आपको। जिस कंपनी को 2 साल स्टार्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियल वाली पॉलिसी को आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा ना, इसमें छोटा सा उदाहरण लिखा, किसी भी कोई भी कंपनी है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, तो उनके लिए डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है कंसोलिडेशन का, वो अलाउ किया जाता है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है देना चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? दिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर शायद अलग तरीके से फॉलो किया जाता हो, तो इंडिया के हिसाब से हम उनको कंप्लाइट करने के लिए नहीं कहते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंडियन फॉलो करना है, इंडियन एफएस फॉलो करना है फाइनेंशियल सिस्टम, आपको 2 साल दिए जाएंगे, 2 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं इंडियन रूल की तरफ से। ठीक है, शेड्यूल 3 यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो यार। 2 डिवीजन्स में उसने डिवाइड किया, 2016 6 अप्रैल को आया। पहला डिवीजन बोलता है एफएस फॉर ए कंपनी हुज एफएस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाइड विथ कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006। ध्यान रखना, डिवीजन 1 बोलता है वो कंपनियाँ जो कंपनी का एफएस है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006 को फॉलो करें, और डिवीजन 2 बोलता है एफएस फॉर ए कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी कंप्लाइड विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। दोनों में फ़र्क है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर रहा है कि द स्टैंडर्ड्स विच रेप्लिकेट द ना स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना अभी, ये ऊपर जो हमने पढ़ा सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाली बात आएगी, बराबर है। और जो कंपनियां इंडिया में उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी है। यार मेरी कंपनी अगर बाहर किसी और कंट्री में, तो मैं वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करूँगा उस कंट्री के ना, बराबर है कि अपना 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 कंप्लायंस वहाँ पर लगाऊँ, नहीं ना? डेफिनेटली इंग्लैंड में तो इंग्लैंड के AS फॉलो होंगे। क्लियर है? तो वो डिवीजन 1 कंपनियाँ होती हैं जो इंडिया के बाहर होती हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, 129(1) भूलना मत, ऊपर वाला जो पढ़ाया 129(1) एफएस जो है वो ट्रू फेयर व्यू दिखाते हैं कंपनी का, भूलना मत भाई। 133 इन फॉर्म और फॉर्म डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी सेक्शन। अब भी शेड्यूल 3 आया, मतलब डिवीजन 2। पहली कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006, दूसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 जो इंडिया के अंदर है। इंडिया के बाहर वाली कंपनी को भी एफएस फॉलो करना है,
मगर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं उनको, ठीक है। इंडियन कंपनी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडिया के बाहर वाली कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो वहाँ फॉलो होते हैं। अगर बाहर वाली कंपनी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है तो उसको 2 साल मिलेंगे, 2 साल के अंदर वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। बट ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या जो शेड्यूल 3 है, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी जिनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ, इनके स्टैट्यूटरीज अपने रूल्स होते हैं ना, स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है नॉर्मली, ठीक है। इन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा जो हमने अभी पढ़े शेड्यूल 3 वाला, ठीक है, ओके। बराबर है। देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एफएस शेल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मैंने सिर्फ आप इसलिए नहीं कहोगे कि एफएस सही व्यू नहीं दे रहा है, बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्लोज। क्या क्या नहीं दिखा रहे वो लोग? सिर्फ ये नहीं दिखाने से ये नहीं बोलोगे कि एफएस गलत है। तो क्या क्या मैटर से पढ़ लेते हैं, विच आर नॉट रिकॉर्ड। जो इंश्योरेंस कंपनी कई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड कर बताती है, ठीक है। IRDA के तहत आपने पता होगा ना, IRDA एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताई जाती। बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारे होते रहे कंप्लाइंसेस बना के रखे हैं अपने क्लाइंट्स को लेके। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आप हर चीज़ थोड़ी ना बताओगे। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जैसे लोन अमाउंट आप बताते हैं, हम कितना बैंक डिपॉजिट से बताते हैं, डिमांड डिपॉजिट कितना बताते हैं। अब इंडिविजुअली अगर आप पूछ लोगे सबके बारे में तो वो नहीं हो पाएगा ना, कि इंडिविजुअल ने कितना लोन लिएगा, कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है टू कन्वे। जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। अरे यार हटना यार, क्या है नाटक, इसमें भी नहीं बताया जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाएंगी, ठीक है। ये जो रूल्स है ऊपर जो हमने पढ़े ना भी एफएस वाले, ये इन पे एप्लीकेबल। मतलब इन्होंने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो अब ये मत कहना कि इन्होंने एफएस के रूल्स फॉलो नहीं किए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें, क्योंकि पब्लिक सर्विस से इन्वॉल्व है तो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आप लोगों को पता ही है कहाँ रखे जाते हैं एफएस 129(2) जनरल मीटिंग में। कौन रखेगा? BOD, शेयर होल्डर के सामने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? CFS अब भी बताया मैंने आपको। क्या बताया? CFS कोई होल्डिंग कंपनी है, उसके मान लो अगर सब्सिडाइरीज हैं या उसकी एसोसिएटेड है कंपनी है, तो इनका एक ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके रख सकते हो। उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, सबकी इन्फॉर्मेशन एक ही में ये रख सकते हैं अपन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाइड करो उन पर, जो भी होगा, भले वो सब्सिडायरी बाहर हो, जो जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो ज़रूरी होते हैं वो इम्प्लाइड करो और उनको भी इम्प्लीमेंट करो उस पर। कंसोलिडेशन जैसे फॉर एग्जांपल ABCH एग्जांपल के तौर पर, मतलब 2-3 ABCH और होंगे, कहीं आपने इस्टेब्लिश कर लिया उसको, तो तीनों का एक ही बना लो एफएस, तो इसको CFS बोलेंगे। तीनों की इन्फॉर्मेशन एक ही में। क्लियर है? क्या बोला? बराबर है। द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच अलॉन्ग विद एफएस सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इट सब्सिडायरी। आपको सब्सिडायरी और सब्सिडायरीज के अलग से एफएस की जो कॉपीज़ हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी मेन होल्डिंग कंपनी है, जो मेन कंपनी उससे अटैच करके भेजिए। फॉर्म AOC अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फॉर्म 1 एज पर रूल 5। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि जो सब्सिडायरीज और सब्सिडायरीज कंपनीज हैं उनको सेपरेट स्टेटमेंट भेजना पड़ता है, तो कौन से फॉर्म में आएगा, कौन से रूल के हिसाब से, तो ये दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? ठीक, क्लियर है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी किया है कंसोलिडेशन अकाउंट्स के बारे में, उन्होंने किस तरीके से करना है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी सब्सिडायरी होल्डिंग कंपनी होती है ना, सॉरी एसोसिएट कंपनी होती है, तो उनके लिए रूल 6 गवर्नमेंट कंपनियों के लिए। इतने सारे अकाउंट्स बनाओगे तो लोगों के लिए भी तकलीफ हो जाएगी। जहाँ सब्सिडायरी वर्ड आया मतलब इंक्लूड एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स भी आ गए हैं। क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? और दूसरी बात फिर वही, जब आप CFS भी बना रहे हो तो CFS में भी 2 चीज़ें फॉलो होंगी, डिवीजन 1 डिवीजन 2। अब भी पढ़ा है शेड्यूल 3 में मैंने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2015। यानी वो सब्सिडायरी कहाँ की बिलोंग, उस पर डिपेंड है ना यार, बाहर की है तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चलेंगे। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसको CFS नहीं बनाना है, नहीं रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर उसको, भले सबसेक्शन 3 के अंदर है बट उसको CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सफिशिएंट होगा अगर वो सिर्फ, देखो ठीक है ना, इफ इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3। वही, अगर आपको ऐसा लग रहा है CFS नहीं बनाना तो अलग अलग अगर आप बना रहे हो तो डिवीजन 1 वाला अलग बता दो
आपकी जो कंपनियाँ बाहर हैं वो रूल 2006 को फॉलो करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बाहर के उनके इन्फॉर्मेशन एफएस बनवा लो जो कंपनी बाहर है, और डिवीजन 2 में आपकी इंडियन कंपनी। अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाओ, अलग अलग एफएस बनाओ, मगर फिर डिवीजन 1 डिवीजन 2 शेड्यूल 3 को फॉलो करके। क्लियर है? सीएफएस का मतलब क्या हुआ, एक ही स्टेटमेंट बन रहा है तो फिर उसमें एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा ना। क्लियर है? अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको सीएफएस के लिए एग्जामिशन दिया गया है, मतलब आपको सीएफएस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करती हैं। कुछ कंडीशंस हैं, देख लेते हैं क्या है। अगर वो होली ओन सब्सिडायरी है, पार्टी ओन सब्सिडायरी है अनदर कंपनी की, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, ठीक है ना। होली ओन सब्सिडायरी, पार्टली ओन सब्सिडायरी ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट having been intimated in writing for with the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object to the company not presenting consent। मतलब सिंपल है यार, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी बहुत सारी सब्सिडायरी है, तो मान लीजिए एक होल्डी ओन एक पार्टी है, इनके मेंबर्स ने, इन्होंने इनको बोला है कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना चाह रहे हो, अगर इनके मेंबर्स ने हाँ बोल दी है तो ठीक है ना, वो अपना अलग से स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखा ना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया उन्होंने। देखो, डू नॉट ऑब्जेक्ट, नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। बस आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो उसके आपकी जो कंपनी थी जिसके अंडर में थे आप, उनके मेंबर्स ने आपको एग्री कर दिया कि आपको सीएफएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। आप उन मेंबर से भी पूछ रहे हो जो एंटाइटल टू वोट नहीं है। इट इज़ अ कंपनी जो कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, या नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो ऐसी कंपनी इंडिया के बाहर वाले हो, लिस्टिंग कंपनी नहीं है तो क्या मतलब है सीएफएस बना के, उन पे ये रूल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, मतलब इंटरमीडिएट मतलब ठीक है, देखो, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स सीएफएस विद द रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब ऑलरेडी आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो आपके एफएस को फाइल कर चुकी है, किसको, आरओसी को, विद फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तब एग्जामिशन में आ जाओगे। ठीक है, ओके, समझ में आया? बराबर है कि नहीं? ये हमारा हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया इसको, समझा? ये कुछ प्रोविजंस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है सीएफएस से रिलेटेड। सब्सिडायरी और सब्सिडायरीज आउटसाइड इंडिया जो होगी फॉर द ईयर फाइनेंशियल 2014-15, मतलब कौन कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल हो गए, ये ध्यान रखो भैया। प्रोविज़न जो है, जो कंपनी के इंडिया के बाहर जो कंपनीज इस्टेब्लिश है 2014-15 के लिए रिलेटेड, उन पे ये एप्लीकेबल होने वाला है, जो हमने अभी पढ़ा। देखो, प्रोवाइडेड नथिंग कंटेंट इन द रिलेवेंट रूल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल सब्जेक्ट टू अनदर लॉ और रेगुलेशन अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब इन कंपनियों में, इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी कंपनियाँ थी उन पे ये जो कंसोलिडेशन वाला रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा 14-15। अपन इसके पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इन केस अ कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी नहीं है बट उसकी वन और मोर एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर से, बट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ एफएस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी जॉइंट वेंचर एज द केस में भी सब्सिडरी नहीं बट एसोसिएट और उसकी जॉइंट वेंचर है, तो कौन से रूल फॉलो होंगे वो हम देखने वाले हैं। मगर कब हो रहे हैं वो सिर्फ फॉलो 2014-2015 के बीच में। नहीं तो नॉर्मली अपन ने देखे कि जो सब्सिडरी है उसके अंदर तो उन्होंने खुद ही बोली ना, सब्सिडरी मीन्स जॉइंट वेंचर और एसोसिएटेड, यानी मतलब ये टाइम पीरियड में आप एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को अलग ट्रीट करते थे, तो उन पे रूल फॉलो होते थे सीएफएस के। ठीक है, तो आपको अलग से प्रिपेयर करना है, अडॉप्ट करना है उनके एफएस को, है ना, ऑफ होल्डिंग कंपनी, और वो सेम एप्लीकेबल किस पे होगा, उनसे रिलेटेड कंपनी। कंपेरिजन होता है ना मटेंडिस का मतलब, ऑल्सो टू अप्लाई टू, जो रूल होल्डिंग पे होगा वही उनकी एसोसिएट और इस पे बेटा जॉइंट वेंचर्स कंपनी पे होगा 129(4). ठीक है, आप सबसेक्शन 1 को प्रेजुडिस नहीं कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी इसमें, द कंपनी शैल डिस्क्लोज इन एफएस, अगर वो किसी प्रकार का डेविएशन यानी चेंज लाते हैं फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्यों एएस फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया, है ना, क्योंकि पुराने ऐसे रूल 2006 के, तो आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा कि आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाह रहे हैं। तो अगर किसी प्रकार का प्रेजुडिस है एफएस फाइल करते टाइम, एएस आपने फॉलो नहीं किया है, मतलब वो वाले पुराने वाले नहीं, नए वाले अगर आप करें तो पुराने वाले क्यों नहीं कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा 129(5) में। क्लियर है? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे एंड इट्स ओन, और किसी एप्लीकेशन अगर कोई देता है उसे क्लास ऑफ कंपनीज एग्जाम कर सकती है बहुत सारी कंपनीज को इस सेक्शन को फॉलो करने में, प्रोविजन को फॉलो करने में। ठीक है,
पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एग्जाम कर सकती है, आपको दे सकती है कंडीशनली, कि आपको कोई CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेटली दिखाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ओके, और अगर ये सब आप फॉलो नहीं करते हो तो पेनल्टी है 129(7) में। क्या पेनल्टी है देख लेते हैं। वही MD, डायरेक्टर, ये लोग सबको फाइन लगेगी। ये लोग तो CFS बनाते हैं ना, क्लियर है। और अगर ये ऑफिसर्स नहीं है तो जो भी उस वक्त डायरेक्टर होगा कंपनी का वो पनिशेबल होगा 1 ईयर तक और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन। ये भूलना मत जो मैंने ऊपर पढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े अपन ने। ये जो पढ़े ना कि जब अभी सब्सिडायरी को अपन क्या बोलते थे, मुझे बताओ अपन ने क्या पढ़े थे अभी सब्सिडायरी को, कि भैया सब्सिडायरी इंक्लूड एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। मगर जब ऐसा नहीं था 2014-15 के बीच में, उन पे सेपरेटली रूल्स बनाए गए थे, मतलब उनको फिर होल्डिंग के हिसाब से प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता था। मतलब जो होल्डिंग पे एप्लीकेबल होगा वही उन पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर है। सब्सिडायरीज में जब वो इंक्लूड नहीं होते थे, ये अलग से पढ़ना इसको यहाँ से यहाँ तक। ये जो ऊपर है ये एग्जम्पशन है, क्लियर है। चलो ये हो गया आपका, देखो ये आ गया पूरा। ये तो पूरा फाइन है, पेनल्टी है जो हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश। ये क्वेश्चन याद से पढ़ना बच्चों, ये पूरा आंसर जो लिखा है ये बिल्कुल नहीं भूलने का है। एक्सप्लेनेशन दिया है 129 का। FS आप जो रहते हैं या किसी प्रकार का स्टेटमेंट जो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सच FS, वो स्टेटमेंट